हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी माई स्कूल लव, जिसको लिखा है राजनंदिनी जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 12 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 13 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अगले दिन जब सायरा सो के उठी तो देखा तकिए पे ढेर सारे बाल गिरे हुए थे। सायरा को अपने लंबे सिल्की बाल से बहुत प्यार था, पर उसका प्यार हर रोज उसे जोड़ जाने लगा था, जिससे देख सायरा बहुत रोने लगी। रोने का दिल करता था, पर सायरा का हर आंसू उसके माता पिता को तकलीफ देगा, इसलिए वो हमेशा मुस्कुराती रहती ताकि कोई उदास ना हो। घर पर उसकी बीमारी को लेकर साया सभी बालों को तकिए पर से उठाकर उससे मोड़कर जहाँ सभी टूटे बाल साया जमा करती थी, छोटे से बॉक्स में रखती थी, वहीं बाल को रखकर बॉक्स को ड्रॉर के अंदर रख के स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। सायरा के माता पिता नहीं चाहते थे कि अब सायरा स्कूल जाए, पर सायरा को पता था कि अब वो नहीं गई तो कभी नहीं जा पाएगी। सायरा मुस्कुराते हुए सबको बाय बोल के स्कूल जाने के लिए निकल गई। बस स्टॉप में ईशान उसके आने का इंतजार कर रहा था। सायरा को आता देख सायरा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। कहाँ ले जा रहे हो ईशान हमें? तुम्हें तुमने हमारा मैसेज नहीं पढ़ा। हम तुम्हें मोबाइल दिया है ताकि तुम हमसे मैसेज कॉल का जवाब दो, पर तुम होगी फ़ोन देखती ही तक नहीं। सायरा सच में फ़ोन को डर से जल्दी से निकालती ही नहीं थी। ईशान सायरा को अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले जाने लगा। सायरा कोई सवाल नहीं किया। वो यही चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी जीने को चाहती थी। वो जो वक्त उसके पास बचा है उसमें ईशान सायरा को अपने साथ उस सुंदर बगीचे में ले गया, जहाँ सुंदर सुंदर और भी ताज़ा ताज़ा सब्जी फल पेड़ पौधे लगे हुए थे। ईशान सायरा को वहाँ ले जाते हुए बोला, ये जगह हमें बहुत पसंद है। यहाँ हमारे दादाजी हमें लेकर आया करते थे, पर उनके गुजरने के बाद हम यहाँ अकेले नहीं आए। ईशान की आंखों में उसके दादाजी के गुजरने का साफ साफ गम नजर आ रहा था, तो सायरा उसे कंधे पे हाथ रखे ताकि ईशान को अच्छा लगे। ईशान का मूड सायरा के हाथ अपने कंधे पे रखने हटा दिया, उसे अपनी बाहों में उठाकर गोल को घुमाने लगा। सायरा खिलखिला के उठी। सायरा की हंसी सायरा की हंसी का ये सुंदर सा बगीचा भी और भी खिल उठा। ईशान रुक कर सायरा को अपनी बाहों में उतार कर अपने सामने लकड़ी के बने बेंच पे बिठाते उसके करीब जाके बोला, तुम बहुत खास हो सायरा हमारे लिए। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो हम मुस्कुराने लगे हैं। इतना बोले ईशान सायरा के करीब जाता हुआ उसके माथे को किस लिया, फिर उसे अपने सीने से लगाए हुए कुछ देर तक बैठा रहा। सायरा की तो धड़कनें चलने बंद हो गई थी। ईशान के साथ जब जब भी होती थी उसका दिल यही करता था, क्यों मरने वाली है? क्यों वो हमेशा ईशान के प्यार से महसूस नहीं कर सकती? क्यों वो अपने परिवार को सहारा नहीं बन सकती? क्यों वो और नहीं जी सकती? क्यों? सायरा बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर सच को एक्सेप्ट करती है कि वो मरने वाली है, पर आज उससे उसका दिल कह रहा था कि तुम नहीं मर सकती सायरा, नहीं मर सकती। सायरा अपने दिमाग से लड़ रही थी, तभी सायरा के कानों में ईशान की आवाज़ आई, तुम कुछ खाना चाहोगी? सायरा अपने सर हाँ में हिला दिए तो ईशान उठ के सायरा के लिए कुछ खाने लेने चला गया। सायरा बेंच पर लेट के सोचते सोचते कुछ मिनट में सो गई। जब ईशान खाने लेके आया तो देखा उसकी लिटिल प्रिंसेस सो चुकी है, तो ईशान उसे खाने को साइड रख के सायरा को अपनी बाहों में उठा कर ले जाए, जो सामने लकड़ी का छोटा सा कुटीला बना हुआ था उसमें ले जाकर गए। सूखे घास के बौछार का कपड़ा बिछा कर ईशान उसकी उसी पर उस ऊपर उसी के ऊपर सायरा को सुला दिया। सायरा छोटे वक्त छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। ईशान अपने फ़ोन निकाल सोती हुई सायरा का प्यार से तस्वीर ले लिया। टाइम हो होने का था, पर सायरा अपनी नींद से अब जागी नहीं थी और ईशान का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था सायरा को उठाने का। वो सायरा के घर कॉल कर दिया। सोनिया कॉल उठा के पूछी, हेलो कौन? आंटी हम ईशान। हाँ ईशान बोलो। आंटी सायरा हमारे साथ है, हम उसे मैथ समझा रहे थे और वो पढ़ते पढ़ते सो गई है, तो जब उसकी नींद खुलेगी तो हम उसे छोड़ देंगे। सोनिया को ईशान के बहुत भरोसा था, इसलिए सोनिया को बस इतना ही कह दिया, ठीक है बेटा, बाहर खा पर वो कुछ बाहर का खाना खाना चाहे तो मत खिलाना, उसकी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है बाहर खाना खाने से। ठीक है आंटी, हम उसका ख्याल रख लेंगे। सोनिया भी कभी किसी को सायरा की बीमारी के बारे में नहीं बताती, क्योंकि सायरा को नहीं पसंद इसलिए, और जो सायरा को नहीं पसंद वो सोनिया कभी नहीं कर सकती थी। सोनिया अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उसकी बेटी को कुछ ना हो, वो हमेशा उसके पास रहे। भगवान को क्या मंजूर है ये तो वक्त ही बताएगा। समय 5 बजे सायरा की नींद खुली। जब वो अपने हाथ पे पहनी घड़ी को टाइम देखा तो वो उठ के चिल्लाते हुए बोली, 5 बज गया। भगवान अब हम क्या करें? हम घर पर क्या बोलेंगे? वो हमारी चिंता कर रहे होंगे। ईशान सायरा के होठों पे अपनी उंगली रख के बोला, हम तुम्हारे घर पे फ़ोन कर दिए हैं।
सायरा ईशान की उंगली को खुद से होठों से हटा के चौंकते हुए बोली, क्या? पर क्यों? क्या बोला आपने? वो लोग गुस्सा होंगे ना? सारा का सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे तो ईशान उसके करीब जाके उसके होठ पे अपने होठ रख के किस करने लगा। ईशान का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि वो सायरा के होठ से हटाए, पर सायरा अभी इतनी बड़ी नहीं थी कि ईशान अपनी हद पार करे। तो वो सायरा से दूर होकर बोला, अब एक सवाल तुमने किया तो हम इसी तरह तुम्हें किस करते रहेंगे। ईशान की बात सुन के सायरा का बिल्कुल चुप हो गई। सायरा का चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो चुका था। ईशान सायरा के लाल चेहरे को देख खुद से रोक नहीं पा रहा था, इसलिए खड़ा होकर बोला, चलो हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। इतना बोल ईशान खड़ा होकर अपनी बाइक के पास चला गया। सायरा भी उसके पीछे पीछे चल दी। फिर ईशान उसका हेलमेट पहना के खुद बाइक पर बैठ गया तो सायरा भी उसके कंधे पकड़ के बाइक पर बैठ गई। फिर ईशान बाइक स्टार्ट कर चलता हुआ कि उसने घर घर पे क्या बोला है। तब जाकर सायरा को थोड़ा सुकून मिला। सायरा ईशान जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में सायरा का पाव भाजी दिखा तो उसने बोल दिया, ईशान पाव भाजी। ईशान उसे खिलाना तो चाहता था पर ईशान को सायरा की माँ की बात याद आ गई तो वो बोल पड़ा, नहीं सायरा, आंटी ने तुम्हें कुछ भी बाहर खाने खिलाने से मना किया है। पर सायरा जिद करने लगी तो आखिर में ईशान को बाइक रोक के उसे पाव भाजी खिलाना ही पड़ा। ईशान उसे बस आधा ही पाव खिलाने दिया, फिर उसे छोड़ दिया। ईशान बहुत बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि उसकी लिटिल प्रिंसेस कुछ भी खाए और उससे कहाँ पता चले कुछ भी खाए और कुछ हो जाए। उसे कहाँ पता था कि उसकी लिटिल प्रिंसेस को कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ हुआ है। ऐसे ही दिन पार होने लगा। सायरा ईशान एक दूसरे के और ज़्यादा प्यार करने लगे। ये महसूस कर सायरा हमेशा ईशान को अपनी बीमारी के बारे में बताने से कोशिश करती पर वो बता नहीं पाती। सायरा को पता था अब उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए वो अपने परिवार, दोस्त और प्यार के साथ अपना पूरा वक्त जितना वो बिता सकती थी बिताने लगी और हर पल के वो जीने लगी। इस बीच वो हमेशा भगवान से प्रे करती कि काश उसकी ज़िंदगी लंबी हो जाए, पर उसकी हालत फिर बदतर होने लगी। बाल तेज़ी से झड़ने लगे, उसके मुंह से ज़्यादा मात्रा में खून आने लगा और उसके शरीर में काले धब्बे लगने लगे। 2 महीने बीत चुके थे। साया के बिगड़ते हालत की वजह से उससे दूर जाना पड़ा, इस शहर से, अपने नए दोस्तों से, खास करके अपने प्यार से। फिर सायरा बिना किसी को कुछ बताए अचानक से स्कूल आना छोड़ दिया। ईशान सायरा को बहुत कॉल मैसेज किया पर सायरा उससे कोई जवाब नहीं दिया। ये देख ईशान का सायरा को चिंता होने लगी। आखिर में ईशान उसके दोस्त और सायरा के दोस्त सायरा के घर गए तो देखा पूरा घर खाली है। ईशान पागलों की तरह सायरा को हर जगह ढूंढने लगा। देहरादून के डॉक्टर मनोज से भी कुछ नहीं पता देहरादून के डॉक्टर मनोज से कुछ भी नहीं हो पा रहा था तो आखिर में डॉक्टर ने सायरा को दिल्ली एडमिट करने के लिए सुझाव दे दिया। उससे डॉक्टर विवेक राय से इलाज कराने को बोल दिया। सायरा दिल्ली अपने पूरे परिवार के साथ आ गई। सायरा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो ईशान को फ़ोन अपनी डायरी उसी घर में छोड़ दिया और वो ईशान और अपने दोस्तों को आखिरी बाय बाय भी नहीं बोल सकी और ना ही ईशान को अपनी बीमारी के बारे में बता सकी। अचानक से सायरा की तबीयत खराब होने की वजह से करण भी ना ही ऑफिस छुट्टी ले सका और ना ही ट्रांसफ़र दिल्ली में करवा पाया। दिल्ली आने के बाद सायरा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। दिल्ली के हॉस्पिटल का बिल बहुत ज़्यादा था, लेकिन करण कुछ भी करके अपनी बेटी को बचाएगा। इतने सालों में जो भी करण ने सेविंग किया था अब वो सायरा के इलाज में लगाने का सोच रहा था। सायरा का इलाज सारा का इलाज से चल रहा था कैंसर का और उसके पास ज़िंदा बचने के सिर्फ 2% चांस थे और इसी चांस में डॉक्टर विवेक अपना पूरा 100% देने की कोशिश करने लगे थे। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 13 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 14 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। 7 साल बाद ईशान की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। वो अब पहले की तरह स्वीट नहीं रहता था। सारा के जाने के बाद वो सभी से भावहीन तरीके से बात करने लगा और कोई लड़की उसके करीब आने की भी कोशिश करती तो उसके साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता। ईशान अपनी दुनिया में जिससे भी आने देता था वो उसका साथ छोड़ देते थे। अब ईशान को सबसे ज़्यादा नफ़रत होने लगी थी। वो अब किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि ईशान के करीब अब जाने से भी अब सब डरने लगे थे। कोई भी ईशान के पास जाके कुछ नहीं कह पाता था, सभी का ईशान के पास जाते ही बोलती बंद हो जाया करती थी। पर ईशान के दोस्त अब भी उसके साथ थे, भले ही ईशान कितना ही गुस्सैल, एटीट्यूड, ईगो से भरा हुआ क्यों ना हो। पर ईशान ऐसा क्यों बन गया है उसके दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ईशान कितना भी गुस्सा क्यों ना कर ले, उसके 3 खास दोस्त सागर, नील और आलोक उससे कभी दूर नहीं हुए। पर ईशान उससे सबसे दूरी बनाकर ही
दूरी बना के रखने लगा। वो अब किसी को अपने करीब नहीं आने देता, भले ही वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो। काम के सिलसिले में ईशान को गुड़गाँव जाना पड़ा। ईशान आज भी सायरा को भूल नहीं पाया था। उसकी हँसी, उसकी मासूमियत, उसकी बातें, सब कुछ ईशान के दिमाग में चल रहा था। बस ईशान सायरा को भूलने के लिए खुद को काम में इतना ज़्यादा व्यस्त कर दिया था कि सा ईशान एक जीता जागता मशीन बन गया था, जिसकी लाइफ में 24 घंटे बस सिर्फ काम ही काम होता था। रात का वक़्त ईशान बड़े से क्लब के अंदर वीआईपी कमरे में चला गया, जहाँ पहले से ही बिजनेसमैन रंधवार बैठा हुआ था। ईशान को आता देख मिस्टर रंधवार खड़ा हो गया। ईशान अंदर गया और बड़े ही आलीशान सोफे पे आके बैठ गया। मिस्टर रंधवार अब तक खड़ा था, तो ईशान उससे अपनी उंगली के इशारे से बैठने का बोला, तो रंधवार बैठने के से पहले आगे आगे अपने हाथ बांध के ईशान से मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ईशान से मिलाने के लिए, लेकिन ईशान ने उसे ठंडे आंखों से कोरली देखा, जिससे रंधवार के शरीर में झंझनाहट पैदा हो गई। वो चुपचाप से अपना बिजनेस प्रपोजल ईशान की तरफ बढ़ाया। ईशान उसके प्रपोजल को देख के ठंडी आवाज़ में बोला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इतना बोल ईशान खड़ा हो गया, तो मिस्टर रंधवार गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्लीज़ सर, एक बार आप अच्छे से देख तो लीजिए। आज तक इतना अच्छा प्रपोजल आपको किसी ने नहीं दिया होगा। ईशान अपनी आईब्रो उठा के बोला, अच्छा। ईशान का ठंडा आवाज़ सुनकर रंधावा काँप उठा, पर फिर भी वो अपना सिर हाँ में हिला दिया। तो ईशान सोफे पर बैठ के कुल राजा की तरह घमंड के साथ बोला, जैसे उसके अलावा कोई और राजा बन ही नहीं सकता उसके रहते। ईशान मित्तल के पास आकर तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा प्रपोजल बाकियों के प्रपोजल से बेस्ट होगा मेरी लाइफ का? लगता है शायद तुम्हें पता नहीं ईशान मित्तल कौन है। चलो बता ही देता हूँ अगर तुम नहीं पता। इतना बोल ईशान अपने पीए रोहन को रोहन जो बचपन का से ही रोशन जो बचपन से ही ईशान के साथ रहता था, उससे अंदर बुलाकर ईशान से उसे ऑर्डर दिया, मिस्टर रंधावा को बिजनेस रातों रात बैंकरप्ट हो मिस्टर रंधावत का बिजनेस रातों रात बैंकरप्ट हो जाना चाहिए। ये सुनकर रंधावा हक्का बक्का रह गया। वो कुछ कह पाता इससे पहले ही ईशान उठ के वहाँ चला गया। ईशान क्लब से बाहर जा रहा था कि तभी उसके सामने एक वेटर्स पार हुई। वेटर्स की महक ईशान को सायरा की याद दिला दिया। ईशान का मुड़कर उस लड़की को देखने की कोशिश करने लगा, पर उस लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो उसके तरफ बढ़ने लगा। तभी रोशन आता हुआ बोला, बॉस, मिस्टर रंधावा का बिजनेस बैंकरप्ट हो गया। ईशान रोशन की बात सुन के गुस्से में घूरा, तो रोशन उसे समझ गया कि वो गलत वक्त में आ गया है, तो ईशान को बता रहा है गलत वक्त में आके बता रहा है, तो फिर वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल गया। रोशन जाने के बाद ईशान उस टेबल की तरफ देखा जो लड़की वहाँ नहीं थी। अब ईशान अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उससे वो छोटे बालों वाली लड़की नहीं दिखाई दी, जिसकी महक बिल्कुल सायरा की तरह थी। वहाँ आए सभी लोग ईशान को देखने लगे। ईशान दिखता तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था कि कोई एक बार उसे देख ले तो अपनी नज़र हटा ना पाए, और तो और वो पूरी दुनिया का फेमस था। कोई भी उससे एक नज़र देख कर समझ जाए वो ईशान मित्तल ही है। ईशान कभी ऐसे सबके बीच से नहीं खड़ा होता था। ईशान को देख के सभी लड़कियां पागल होने लगी थी वहाँ, और लोग पागल होने लगी थी वहाँ, और लड़के ईशान को देख के सबने और लड़के ईशान की तरह होने की सबसे सराहने लगे थे। ईशान उस दुनिया में चमकता हुआ वो सितारा था जो 24 साल की उम्र से ही पूरी दुनिया में राज करने की सरकम है। ईशान अपना सत्ता पूरी दुनिया में फैला चुका था। इस उससे कोई भी इंसान टक्कर लेने की सोच भी नहीं सकता था। उससे बस अंधकार ही दिखता था। ईशान मित्तल से ऊपर कोई नहीं था, ना ही ईशान कभी भी किसी को खुद ऊपर जाने देता था। अगर किसी ने कोशिश भी की तो उसकी किस्मत में बस उसकी बर्बादी ही मिलती थी। ईशान का बैकग्राउंड बहुत रहस्यमय था। कोई भी ईशान के पूरे बैकग्राउंड के बारे में आज तक पता नहीं लगा पाया था। ईशान को देख सभी उसके पास आने लगे, जिस कारण ईशान के गार्ड उससे घेर लिया ताकि ईशान उसके करीब कोई ना आ पाए। अपने सामने इतने सारे लोगों को खुद के करीब आता देख ईशान की आंखों में गुस्से की लाल होने लगी। वहाँ काम कर रहे सभी लोग देखने लगे, आखिर ऐसा कौन शख्स है यहाँ आया है जिसके लिए पूरा क्लब में आए लोग पागल हो रहे हैं। क्या कोई स्टार आया है? वहाँ काम कर रही सभी वेटर्स देखने की कोशिश करने लगी, पर किसी को ये दिख नहीं रहा था कि एक लड़की बोली, सायरा, तुझे दिखा क्या? नहीं यार, कुछ नहीं दिख रहा है। ईशान गुस्से में क्लब से बाहर जाकर अपने कार में बैठकर अपनी आंखें बंद करके उस महक के बारे में सोचने लगा। आखिर वो लड़की कौन थी? क्या वो उस लड़की सायरा थी या कोई और? ईशान के दिमाग में हर हज़ार ख्याल आने लगे थे। क्लब में ईशान मित्तल जाने के बाद शांति छा गई।
तो फिर सभी वेटर्स अपना काम करने लगी। देर रात तक काम करने के बाद सायरा अपने घर जाने के लिए अपने कपड़े बदल के घर के लिए निकल गई। देर रात छुट्टी होने की वजह से सायरा अपने प्रोटेक्शन के लिए चाकू, पेपर स्प्रे साथ ले जाया करती थी ताकि कोई उससे छेड़ने की कोशिश करे तो सायरा पीछे ना हट सके और उन लोगों को डर के सामना करे। रास्ते में सायरा चलते हुए अपने घर जाने लगी। आज इतने सालों बाद सायरा को भी एहसास हुआ जैसे ईशान उसे बहुत करीब था। सायरा भी ईशान को कभी भूल नहीं पाई थी कि उसकी ज़िंदगी ऐसी मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि वो दोबारा कभी ईशान से मिलने का ख्याल भी अपने मन में नहीं ला पाई। आगे कहानी हम जानते हैं 7 साल में ऐसा क्या हुआ था, सायरा ठीक होने के बावजूद कभी ईशान से ना मिल सकी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 14 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 14 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।